हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनएसएम फाइनेंस एकेडमी। मैं हूं राकेश कुमार, एक सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट। तो जैसे कि अपन प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 3 के पार्ट ए और पार्ट बी कंप्लीट कर लिया है। पार्ट ए में टर्मिनोलॉजी ऑफ इक्विटी को कवर किया था और पार्ट बी में अपन टर्मिनोलॉजी ऑफ डेब्ट मार्केट को कवर किया था। तो जैसे कि अब पार्ट सी में अपन कवर करेंगे चैप्टर 3 का पार्ट सी, टाइप ऑफ बॉन्ड एंड कमोडिटी मार्केट टर्म्स। ओके, तो जैसे कि इसमें अपन पढ़ेंगे टाइप ऑफ बॉन्ड एंड कमोडिटी मार्केट के टर्म इसमें स्टडी करेंगे। तो बॉन्ड आर सिक्योरिटी जो एक लोन रिप्रेजेंट करते हैं। इस सेक्शन में हम सीखेंगे प्रिंसिपल, मैच्योरिटी, कूपन बेसिस पर बॉन्ड के टाइप एंड कमोडिटी मार्केट की टर्मिनोलॉजी। ओके, बॉन्ड और सिक्योरिटी जो लोन रिप्रेजेंट करते हैं, इस सेक्शन में हम सीखेंगे प्रिंसिपल, मैच्योरिटी, कूपन के बेस पर बॉन्ड के टाइप ऑफ कमोडिटी मार्केट में टर्मिनोलॉजी। तो अपन नेक्स्ट चलते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जो बॉन्ड के जो 3 पिलर होते हैं वो क्या क्या होते हैं? प्रिंसिपल, मैच्योरिटी, कूपन। जो बॉन्ड के 3 मेन पिलर होते हैं, प्रिंसिपल, मैच्योरिटी, कूपन। अब प्रिंसिपल क्या हो गया? लोन की अमाउंट। जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा, लाइक लोन अमाउंट होगा, वो फेस वैल्यू पर बॉन्ड इशू होता है। जो भी फेस वैल्यू पर बॉन्ड इशू होगा वो लोन अमाउंट को प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं। अब मैच्योरिटी, कितने टाइम के लिए लोन लिया गया है, बॉन्ड की एक्सपायरी डेट। कितने टाइम के लिए लोन लिया गया है, बॉन्ड की एक्सपायरी डेट को मैच्योरिटी बोलते हैं। एंड कूपन, इंटरेस्ट है जो लोन दिया गया है पीरियोडिक रिटर्न इन्वेस्टर को। जो भी पीरियोडिक इन्वेस्टर को दिया गया है लोन इंटरेस्ट के तौर पे, जो भी इंटरेस्ट उसको रीपेमेंट होता है लोन के रिगार्ड में, उसको कूपन बोलते हैं। तो जो बॉन्ड के 3 पिलर्स हैं वो प्रिंसिपल, मैच्योरिटी और कूपन। ये तीनों फीचर मॉडिफाई करके अलग अलग टाइप ऑफ बॉन्ड बनाए जाते हैं। इशूअर और क्रेडिट वर्थनेस के बेसिस पर भी क्लासिफाई होते हैं। ये अलग अलग, जैसे लाइक 3 जो मेजर पिलर दिए हैं, ये मॉडिफाई करके अलग अलग टाइप के बॉन्ड बनाए जा सकते हैं। इसको अपन आगे अभी पढ़ेंगे। ओके, तो जैसे कि आप नेक्स्ट देख पा रहे हैं, जीरो कूपन बॉन्ड। अब जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है? जीरो कूपन में ये बॉन्ड कूपन नहीं देता है। जीरो कूपन बॉन्ड होता है, इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता है, मतलब लाइक कूपन नहीं मिलता है। इसमें डिस्काउंट पर इशू होते हैं और पर वैल्यू पर रिडीम होते हैं। ये रिटर्न इशू प्राइस रिडेम्पशन वैल्यू के डिफरेंस होते हैं। लाइक ये इसको अपन एग्जांपल के तौर पर समझे, जो इसमें कूपन नहीं मिलता है, जीरो कूपन रेट में कूपन प्रोवाइड नहीं करे, यानी कि डिस्काउंटेड प्राइस में मिलता है। लाइक जो मार्केट प्राइस में 100 रुपीज कोई भी बॉन्ड का प्राइस है, उसको डिस्काउंटेड रेट में मिलता है। लाइक उसको डिस्काउंटेड रेट 80 रुपीज में मिल जाएगा और जो रिडेम्पशन अमाउंट होगा वो उसको रिडीम होगा। तो इसमें क्या होता है? इसको डिस्काउंटेड रेट में मिलता है, इसको कूपन नहीं मिलता है। तो एग्जांपल तौर पे समझते हैं, टी बिल, ट्रेजरी बिल। टी बिल को ट्रेजरी बिल कहते हैं। गवर्नमेंट जो ट्रेजरी बिल होता है, ये गवर्नमेंट गवर्नमेंट इशू करती है। ओके, तो कमर्शियल पेपर, सीडीएस ईयर, इसमें ड्यूरेशन दिया गया है कि टी बिल लेस देन 1 ईयर का होता है। कमर्शियल पेपर भी 1 ईयर से ज़्यादा होता है। ये आपको ड्यूरेशन दिया हुआ है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है। आईडीबीआई, डीप डिस्काउंट बॉन्ड, जिसमें किसान विकास पत्र का भी एग्जाम्पल है। ये जो डीप डिस्काउंट, जैसे कि मैंने बताया था, ये डिस्काउंटेड होता है, जिसमें कूपन नहीं प्रोवाइड किया जाता है। हायर ड्यूरेशन रिस्क, इसमें क्या होता है? सेम मेच्योरिटी कूपन बॉन्ड से ज़्यादा इंटरेस्ट रिस्क होता है। जो भी मैच्योरिटी कूपन रेट सेम मैच्योरिटी कूपन होता है, इसमें इंटरेस्ट रेट रिस्क ज़्यादा होता है, क्योंकि हायर ड्यूरेशन रिस्क इसमें ज़्यादा होता है। कैश फ्लो कैश फ्लो एडवांटेज होता है इसमें। इशूवर को बीच में कोई पेमेंट नहीं, कैश बोनस, कैश बिजनेस में रहता है। ओके, जो इशूवर के बीच में पेमेंट हो नहीं है, वो कैश बिजनेस में रहता है, तो इसमें कैश फ्लो एडवांटेज रहता है। अपन नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वन, ईटीएचएस जीरो कूपन बॉन्ड 2009। अब इसमें आप देख सकते हैं, जो जीरो कूपन बॉन्ड में जो कैपिटल राइज करने के लिए लाइक 4,280 करोड़ टोटल राइज हुआ था। इसे कम्युनिटी इश्योर ग्रुप ने अक्टूबर 2019 में राइज किया था। अब सीरीज 1 प्राइस जो था इसका, अपन बॉन्ड का जो प्राइस रखे थे इसका 85.80, इमीडिएट रेट इसका इम्प्लाइड रेट रखे थे 9.15, मैच्योरिटी जुलाई 2011, फेस वैल्यू 100 रखे। अब सीरीज 2 में क्या था? प्राइस 82.55, इम्प्लीफाइड रेट इसका 9.25 था, मैच्योरिटी दिसंबर 2011, फेस वैल्यू 100। अब इसमें क्या है कि देखिए डिफरेंस सीरीज दिया हुआ, डिफरेंस प्राइस और
डिफरेंस रेट एंड मैच्योरिटी डेट डिफरेंस दिया, लेकिन फेस वैल्यू सेम है। इसमें दोनों सीरीज में सिक्योर्ड रिसीवेबल से इन्वेस्टर को रिटर्न डिफरेंट और फेस वैल्यू डिफरेंस मिला है, कोई पीरियोडिक इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट नहीं। अब इसमें आप देख सकते हैं कोई पीरियोडिक इंटरेस्ट नहीं इसको मिला है, लेकिन इसमें डिस्काउंट एंड फेस वैल्यू डिफरेंस मिला है इसको। लाइक इसमें 82 85 है, इसमें 82 है, तो इसका डिस्काउंट जो है डिफरेंस है दोनों में, सीरीज 1 और सीरीज 2 में। तो अपन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड क्या होता है। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड क्या होता है, ये कूपन फिक्स नहीं होता है, ये पीरियोडिकली रीसेट होते हैं किसी भी बेंचमार्क के रेफरेंस पर इंडेक्स और इंटरबैंक रेट पे कोरिलेट होते रहते हैं। ये पीरियोडिकली क्या होते हैं, रीसेट होते रहते हैं, ये फिक्स्ड नहीं होते हैं। अब इसको अपन कैसे समझते हैं कि लाइक फ्लोटिंग रेट जो बॉन्ड होते हैं ये फिक्स, लाइक अगर कोई भी फिक्स्ड जो बॉन्ड होते हैं उसमें क्या कूपन रेट फिक्स होते हैं। अब इसमें क्या फ्लोटिंग रेट बॉन्ड में क्या होता है, ये मार्केट के अकॉर्डिंग वर्क, लाइक जिस अकॉर्डिंग मार्केट वर्क करेंगे, मार्केट मूवमेंट होगी उस हिसाब से इसमें बॉन्ड की कूपन प्रोवाइड किए जाते हैं, इसलिए इसको फ्लोटिंग बॉन्ड कहते हैं। ये कूपन बेंचमार्क के अपोजिट मूव करता है। ओके, इन्वर्सल फ्लोटिंग जो होता है कूपन बेंचमार्क के अपोजिट होता है। फ्लोर जो होता है मिनिमम कूपन लिमिट होता है, और कैप जो होता है मैक्सिमम कूपन लिमिट होता है। ये 3 टाइप के ये कूपन आपको दिए फ्लोटिंग के लिए। जो कैप से आपका मैक्सिमम कूपन रेट है, फ्लोर जो है मिनिमम कूपन लिमिट, जो इन्वर्सल फ्लोट होता है कूपन बेंचमार्क के अपोजिट मूव करता है। ओके, तो अपन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जैसे कि देख पा रहे हैं आप कन्वर्टेबल बॉन्ड। कन्वर्टेबल बॉन्ड होता है कि डेबिट इंस्ट्रूमेंट जो इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो डेबिट इंस्ट्रूमेंट है उसको इक्विटी में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको कन्वर्टेबल बॉन्ड कहते हैं। डेबिट प्लस इक्विटी दोनों फ्यूचर इसमें होता है। अब ये कितने प्रकार के कन्वर्टेबल बॉन्ड होते हैं देखते हैं। कंपलसरी, एक कंपलसरी कन्वर्टेबल बॉन्ड होता है, उसमें कन्वर्जन मैंडेटरी होता है और ऑप्शनल, इन्वेस्टर के चॉइस है, वो कर भी सकता है नहीं कर सकता है। फुल्ली कन्वर्टेबल यानी कि पूरा फेस वैल्यू इक्विटी में कन्वर्ट करना होता है, उसको फुल्ली कन्वर्टेबल। पार्शली कन्वर्टेबल यानी कुछ पोर्शन बॉन्ड रहता है, कुछ इक्विटी में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको पार्शली बोलते हैं। ईश्वर को फायदा होता है, इसमें क्या होता है, ईश्वर को फायदा होता है। लोअर कूपन रेट, लोअर कूपन रेट इन्वेस्टर को फायदा देता है, कूपन प्लस इक्विटी अप्रिसिएशन होता है। नेगेटिव क्या है इसमें, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के अर्निंग पर शेयर डाइल्यूट होते हैं। जो एग्जिस्ट करते हैं शेयर होल्डर, उसका क्या होता है, अर्निंग पर शेयर डाइल्यूट होता है। तो इसका नेगेटिव फैक्टर ये है, और इशूअर का फायदा होता है इसमें कि लोअर कूपन रेट होता है, इन्वेस्टर को फायदा होता है, और प्लस कूपन प्लस इक्विटी अप्रिसिएशन होता है। तो अपन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जैसे कि आप देख पा रहे पीपीएन एंड इन्फ्लेमेशन। पीपीएन प्रिंसिपल प्रोटेक्ट नोट होता है। पीपीएन का फुल फॉर्म होता है प्रिंसिपल प्रोटेक्ट नोट एंड प्रोटेक्टेड सिक्योरिटी। पीपीएन होता है प्रिंसिपल प्रोटेक्ट नोट, तो प्रिंसिपल सेफ रहेगा अगर मेच्योरिटी तक होल्ड किया। कुछ पोर्शन डेप्ट में, कुछ इक्विटी डेरिवेटिव में इन्वेस्ट होता है। ये क्या होता है, अगर आप कोई भी प्रिंसिपल को मेच्योरिटी तक होल्ड करके रखते हैं तो प्रिंसिपल क्या होता है, उसका सेफ होता है। कुछ लाइक उसका कुछ पोर्शन इक्विटी में होता है, कुछ डेरिवेटिव में होता है, तो सारी चीजें इन्वेस्ट होते हैं। रिस्क रिस्क एवर्स इन्वेस्ट के लिए होता है। ये रिस्क एवर्स मतलब रिस्क को कम करने के लिए ये डाइवर्सिफाइड कर देते हैं। क्रेडिट रिस्क होता है इसमें प्रोटेक्शन प्लस जीरो रिस्क। क्रेडिट रिस्क होता है इसमें प्रोटेक्शन जीरो रिस्क। एग्जांपल ELBC CLBS बाय NBFC। यानी इन्फ्लेमेशन इंडेक्स बॉन्ड क्या होता है, इन्फ्लेमेशन इंडेक्स बॉन्ड ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे अक्सर क्वेश्चन आते हैं। आरबीआई ड्रॉ इशूड, जो इन्फ्लेमेशन इंडेक्स बॉन्ड होते हैं, आरबीआई ड्रॉ इशूड इन्फ्लेमेशन अगेंस्ट प्रोटेक्शन। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों एडजस्ट होते हैं। इसमें क्या होता है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रेट जो दोनों एडजस्ट होते हैं उसको इन्फ्लेमेशन इंडेक्स बॉन्ड बोलते हैं। इसमें क्या होता है, फिक्स रियल कूपन रेट होते हैं, WPI बेस इंडेक्स रेशियो होता है, मेच्योरिटी पर फेस वैल्यू इन्फ्लेमेशन एडजस्ट प्रिंसिपल जो ज्यादा होता है। अब इसमें क्या है, रिटेल इन्वेस्टर के लिए 10 ईयर CPI बेस्ड 1.5 फिक्स्ड फ्लोर रेट होता है। एग्जांपल है लाइक INNCC 2013 में रिटेल इन्वेस्टर के लिए 10 ईयर CPI बेस्ड था, वो 1.5% फिक्स्ड फ्लोर रेट था। ओके, तो अपन नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट जैसे कि आप देख पा रहे हैं फॉरेन करेंसी एंड एक्सटर्नल बॉन्ड। फॉरेन करेंसी एंड एक्सटर्नल बॉन्ड क्या होता है? फॉरेन करेंसी बॉन्ड हो गया, कंपनी अपने होम कंट्री के अलावा किसी करेंसी में बॉन्ड इशू करती है। लाइक कंपनी कंपनी अपने होम कंट्री के किसी किसी करेंसी में बॉन्ड इशू करती है, लाइक यूएसडी। अब एग्जांपल में देखते हैं, फरवरी 2020 में दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट जीएमआर ने यूएसडी में बॉन्ड इशू किया था। लाइक कोई इंडियन कंपनी है जो अदर कंट्री के करेंसी में अपना बॉन्ड इशू करती है, लाइक यूएसडी में बॉन्ड इशू करती है, तो उसको क्या बोलते हैं? फॉरेन करेंसी बॉन्ड होता है। रिस्क, इसमें रिस्क क्या होता है? अगर फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट हुई तो इशूअर को ज्यादा लोकल करेंसी चाहिए रिपे करने के लिए। इसमें क्या होता है कि इन्फ्लेशन, लाइक कोई भी अदर कंट्री में अप्रिसिएशन या डिप्रिसिएशन होता है तो इसमें इशूअर को डायरेक्टली इम्पेक्ट होता है। अगर इशू करेंसी अप्रिशिएट हुआ है तो इशूअर को ज्यादा लोकल करेंसी चाहिए होंगे रिपे करने के लिए। ओके, लाइक यूएसडी अगर एज कंपेयर इंडियन रुपीज में अगर रेट अगर इंक्रीज होता है तो इंडियन रुपीज में उसको ज़्यादा पे करना पड़ेगा 1 यूएसडी के लिए। लाइक अभी 1 यूएसडी का रेट जो चल रहा है, अगर वो यूएसडी अगर इंडियन रुपीज में इंक्रीज होता है तो उसको मोर देन लोकल करेंसी पे करना पड़ेगा। एक्सटर्नल बॉन्ड एंड मसाला बॉन्ड क्या होता है? अब जैसे अपन समझते हैं यूरो मसाला बॉन्ड और एक्सटर्नल बॉन्ड को यूरो बॉन्ड भी बोलते हैं। यूरो बॉन्ड क्या होता है? करेंसी नॉट इक्वल टू इशूइंग कंट्री की करेंसी। मसाला बॉन्ड क्या होता है? एन आईएनआर डेमोनेटेड इंडिया के बाहर इश्यू होता है। क्या होता है? कोई इंडियन कंपनी और इंडियन करेंसी, जो भी, लाइक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, कोई भी इंडियन कंपनी है और वो इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग दूसरे अदर कंट्री में जाके अदर कंट्री में जाके वो इशू करती है इंडियन करेंसी के, तो उसको मसाला बॉन्ड बोलते हैं। जिस लाइक इसमें समझ सकते हैं, एफसी मसाला बॉन्ड लंदन स्टॉक पर लिस्टेड किया था करेंसी के रिस्क। लाइक लंदन स्टॉक एक्सचेंज में कोई भी टाटा हो गया तो टाटा अपनी कंपनी इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग वो लॉन्च करती है बॉन्ड, तो वो चीज होगी मसाला बॉन्ड। कोई भी अदर कंट्री के मार्केट में जाके लॉन्च होती है अपने होम होम कंट्री के करेंसी में, तो उसको मसाला या यूरो बॉन्ड बोलते हैं। करेंसी रिस्क इन्वेस्टर पर है, अगर एएनआर डिप्रिसिएट हुआ तो इन्वेस्टर को कम लोकल करेंसी मिलेगा। लाइक अगर एएनआर डिप्रिसिएट हुआ, लाइक मैं एग्जांपल समझाता हूँ आपको। लाइक यूएसडी में अपन इन्वेस्ट किए कि टाटा कोई भी कंपनी इन्वेस्ट किया है यूएस मार्केट में। लाइक अगर इंडियन रुपीज डिप्रिसिएट हुआ तो क्या होगा कि जब भी अपन एग्जिस्ट करेंगे वहां से, तो अपने को यूएसडी के अकॉर्डिंग में एएनआई इन्वेस्टर को लोकल करेंसी कम मिलेगा, क्योंकि इंडियन रुपीज का वैल्यू कम होगा। तो इसमें क्या होगा कि इंडियन रुपीज अपने को कम प्रोवाइड किया जाएगा। इससे क्या है कि रिस्क होती है, इन्वेस्टर का रिस्क होता है। तो अपन नेक्स्ट जैसे कि देख पा रहे हैं परपेचुअल बॉन्ड। परपेचुअल बॉन्ड क्या होता है? नो मैच्योरिटी डेट। इसका क्या होता है? नो मैच्योरिटी डेट होता है। इशूअर को रिडीम करने की ऑब्लिगेशन नहीं होती। इंडिया के कई बैंक ने बसेल 3 नॉर्म्स के अंडर में एडिशन टायर 1 एटीआई 1 कैपिटल राइज करने के लिए इशू किए हैं। ये क्या है? इसका पेट्रोल बॉन्ड क्या होता है? नो मैच्योरिटी डेट होता है, इसका कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होता है। अब सब्सिडेंट क्या होता है? सब डिपॉजिट लोन और सभी बॉन्ड से नीचे प्योरिटी होती है इसकी। और नॉन कम्यूटिव कूपन क्या होता है? सिर्फ डिस्ट्रीब्यूबल प्रॉफिट से कूपन नहीं तो स्किप होता है। कंजिगेंट कंजर्वेशन क्या होता है? प्री स्पेसिफाइड इवेंट पर इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हैं। ओके, सिंपल से इसको याद रखना है। जो पिचुअल बॉन्ड है ये क्या है? इसका कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होता है। इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, लाइक इसमें क्वेश्चन आ सकता है कौन सा ऐसा बॉन्ड है, विच टाइप बॉन्ड है जो नो मैच्योरिटी डेट, तो इसको अपन डायरेक्ट टिक कर सकते हैं परपेचुअल बॉन्ड। ओके, परपेचुअल बॉन्ड। अपन नेक्स्ट इसका की टर्म देख लेते हैं, कम्युनिटी मार्केट का की टर्म। कम्युनिटी मार्केट की टर्म स्पॉट प्राइस। जो स्पॉट प्राइस होता है, करंट मार्केट में जो प्राइस चला कोई भी स्टॉक कोई भी बॉन्ड का, तो करंट प्राइस रहता है, उसको अपन स्पॉट प्राइस बोलते हैं। करंट मार्केट प्राइस इमीडिएट डिलीवरी सप्लाई डिमांड बेस्ड। ओके, अब बेसिस क्या होता है? स्पॉट प्राइस माइनस फ्यूचर प्राइस। जो बेसिस होता है, जो अभी करंट प्राइस और जो फ्यूचर प्राइस जो होगा उसको माइनस करते हैं, करंट प्राइस माइनस फ्यूचर प्राइस।
तो जो स्पॉट फ्यूचर रिलेशन मेजर करता है, इसमें क्या होता है, स्पॉट एंड फ्यूचर का रिलेशन मेजर करता है, उसको बेसिस बोलते हैं, यानी कि करंट प्राइस माइनस फ्यूचर को, फ्यूचर प्राइस जो माइनस होता है उसको बेसिस बोलते हैं। कं कंडिंगो क्या होता है? कैंडिंगो क्या होता है? फ्यूचर प्राइस, अगर फ्यूचर प्राइस स्पॉट प्राइस से ज़्यादा हुआ तो क्या होता है, ये कंजिगो कहलाता है, यानी कि जो अभी करंट प्राइस है अगर फ्यूचर में उसका प्राइस ज़्यादा होता है तो वो कंजिगो प्राइस है, मार्केट एग्जिट प्राइस बढ़ेगा। इसका क्या होता है, मार्केट एग्जिट प्राइस बढ़ेगा। ये क्या इंडिकेट करता है कि इन फ्यूचर में मार्केट जो प्राइस है जब भी एग्जिस्ट करेगा वो प्राइस इंक्रीज होगा। कॉस्ट ऑफ, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ कैरी, स्टोरेज, इंश्योरेंस, फाइनेंसिंग कॉस्ट। इसमें क्या है, कॉस्ट ऑफ कैरी में स्टोरेज हो गया, लाइक स्टोरेज कॉस्ट हो गया, इंश्योरेंस कॉस्ट हो गया, फाइनेंशियल कॉस्ट हो गया, कॉस्ट ऑफ कैरी के अंडर में आते हैं। लाइक एग्जांपल, गोल्ड, गोल्ड रेट है 1,02,000, उसका परसेंटेज, अब इसका देखिए पी दिया हुआ है 8% पी। अब इसका 3 मंथ्स फ्यूचर फेयर वैल्यू इसका निकलेगा 1,04,000। अब इसका 3 मंथ फ्यूचर वैल्यू अगर अपन निकालते हैं 8% के पी के हिसाब से तो इसका 1,04,000 हो जाता है 40 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ कैरी इसको अपन ऐसे देखते हैं। अब नेक्स्ट वन आता है डिलीवरी। डिलीवरी क्या होता है, कम्युनिटी फ्यूचर एक्सपायरी पर फिजिकल डिलीवरी होती है जो बायर एंड सेलर के बीच में होती है। जो कम्युनिटी फ्यूचर जो एक्सपायरी फिजिकल डिलीवरी होती है वो बायर एंड सेलर के बीच में होती है, तो इसको अपन डिलीवरी बोलते हैं। ओके, तो अपना टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ, पार्ट सी, और ऑल ओवर अपना चैप्टर 3 भी कंप्लीट हो गया है। तो अपन नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का अपन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एंड रियल एग्जाम में जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप एक बार वीडियो को फिर से वॉच करें। उसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट रहती है तो आप कमेंट में पूछें, मैं आपको उस चीज़ का आंसर या फिर रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन चैप्टर 3 के एमसीक्यू के साथ। अगर वीडियो अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इन फ्यूचर में आपको आने वाले वीडियो मिस ना हो। ओके, तो चलिए, थैंक यू, बाय बाय। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।